नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश भर के किसानों का रेल रोको आंदोलन। बारिश से आई आफत, पेड़ गिरे, यातायात भी प्रभावित। और राज्यपाल आनंदीबेन पहुंची गाजियाबाद, कई समाज सेवी सम्मानित। मायावती की परेशानी, कश्मीर से पलायन और मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के किसान मुद्दे पर चर्चा के लिए चलते हैं आशिक त्यागी और युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिक त्यागी, युग करवट आप देख रहे हैं। मायावती की एक रैली हुई, लाखों लोग पहुंचे, उसके बावजूद मायावती खुश नहीं है। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने एक बार फिर से अपने बयान से सरकार को असहज कर दिया है। इसके अलावा कश्मीर में मजदूरों के पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में उठ रहा है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, राय लेंगे हमारे युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां से। सलामत जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी रैली मायावती करती है, संख्या भी पहुँचती है, दावा किया जाता है 2 लाख से अधिक लोग पहुँच गए, उसके बावजूद मायावती के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? देखिए आशीष जी, वो संख्या पूरे प्रदेश की थी, 75 जिलों से लोग वहाँ गए थे, तो आप मान लिए कि 3 और 4 हज़ार ही लोग एक ज़िले से गए होंगे। तो लेकिन फिर भी 2-2.5 लाख संख्या थी, काफ़ी समय बाद उनकी रैली थी। और आपने बहुत अच्छी बात की कि परेशान क्यों हैं वो। परेशानी का कारण ये है कि जो उनका अपना वोट बैंक था वो थोड़ा सा खिसक रहा है, और ख़ासकर जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज की भागीदारी उस रैली में बिल्कुल नहीं थी। इससे मायावती जी बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके पास दलित तो मुस्लिम ही थे जो लगातार वो सत्ता में रहीं, और पहले भी इसलिए स्पष्ट बहुमत आया था। 2007 में भी मुस्लिम और दलित ही उनके साथ थोड़ा ब्राह्मण भी जुड़े थे, बड़े मजबूत परिवार ब्राह्मणों के उनके साथ थे, जो सब अब बीजेपी में चले गए हैं। जी रामवीर उपाध्याय जी का परिवार है, पाठक जी हैं, ये अपने जो कानून मंत्री हैं से ब्रजेश पाठक जी, सब बड़ा परिवार था असल में ब्राह्मणों का, जो बसपा से जुड़ा था उसमें चले गया। अब जो सारा दारोमदार था मुस्लिम समाज पे, तो मुस्लिम समाज भी उनसे जो है, जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि बहुत जो है वो खिसक रहा है, और इसलिए वो रैली में वो नहीं पहुँचा। उनकी परेशानी का कारण सबसे बड़ा यही था कि आखिरकार मुस्लिम समाज अगर उनसे नहीं जुड़ेगा तो फिर किस तरह से 2022 की लड़ाई लड़ेंगी, इसलिए बहुत परेशानी है। एक विशेषज्ञ के तौर पे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, आखिर मुसलमान बसपा से दूर क्यों है? क्या वजह है कि मुसलमान बसपा के पास नहीं जा पा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें कई कारण होंगे इसमें आशीष जी। एक तो ये भी है कि इस तरह की अफवाहें हो गई हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है जी। वो लगातार 4 साल खामोश रही, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, और कभी भी उन्होंने बीजेपी पे कोई निशाना नहीं साधा। इसलिए अब जब चुनाव आए हैं तो वो बीजेपी पे निशाना साध रही हैं, लेकिन जितना उनको हमलावर होना चाहिए था उतनी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ये लगता है कि शायद ये कहीं बीजेपी की बी पार्टी तो नहीं है। और जो मायावती जी का अपना कमिटेड वोट था, जाटो समाज के अलावा जो अदर कास्ट थी उनकी, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो उनसे खिसका है। और 2014 के बाद और 2019 के बाद और 2017 में जिस तरह की स्थिति हुई है वो आपके सामने है। 2014 में भी देखिए लोकसभा के चुनाव में क्या हाल रहा, बहुत ही खराब। 2017 में आप देखिए कि मात्र 19 सीटों पर बीएसपी सिमट के रह गई विधानसभा में, और 2019 का भी रिजल्ट आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी कि ये लगने लगा था कि शायद अब पार्टी अपना कहीं ना कहीं जनाधार खो रही है, और ये मैसेज अब जाने लगा। और 2022 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए मतदाता बड़ा होशियार है। वो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि किसके पास पावर है, किसके पास कई जातियों के वोट हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद बसपा से वो मुस्लिम समाज दूर हुआ है। अच्छा, यही ब्राह्मणों के साथ भी हो रहा है। कई ब्राह्मण सम्मेलन करने के बाद, सतीश मिश्रा जी को लगाने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा कि ब्राह्मण बसपा के साथ है। हाँ, देखिए, ब्राह्मणों का तो ये था कि जो बीजेपी के साथ चला गया था वो, और इसलिए अब जैसे घटनाएं हुई हैं काफ़ी, तो बीजेपी से वो नाराज़ हुआ है। तो इसीलिए अब हर दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम पार्टी या उसकी आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो,
ब्राह्मणों पे पूरा फोकस उनका है। सतीश मिश्रा जी उनके पास एक बड़ा चेहरा हैंगे, लेकिन जिस तरह के सम्मेलन हुए और जहाँ जो हुए वह इतनी भीड़ नहीं जुट पाई जितनी उम्मीद थी। तो अभी ये कहना कि ब्राह्मण उनके साथ वापस जा रहा है, ये मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। अच्छा, मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक जी हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा, यहाँ तक कह दिया कि अगर किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ तो भाजपा दोबारा सरकार नहीं बना पाएगी। ना, बिल्कुल सही बात। असल में जो सतपाल मलिक साहब हैं वो बहुत बेबाक हैं और पश्चिम में रहने वाले हैं और मेरठ से छात्र राजनीति शुरुआत की है उनकी, और जाहिर है उनकी बेबाकी बहुत रहती है। वो एक संवैधानिक पद पर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कहते हैं वो कहते हैं। ये उन्होंने पहली बार इस तरह कोई सरकार को नहीं घेरा है, वो इससे पहले भी कई बयान बहुत सरकार को घेरने वाले दे चुके हैं और किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कई बार बयान दिया। और ये अब जो बयान उनका ताज़ा आया, ये बहुत, जिसे कहते हैं कि सरकार को पूरा असहज ही कर दिया है। वरुण गांधी जी के बाद जो है एक राज्यपाल का यह बयान, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो संवैधानिक पद पर हैं, फिर उनका कहना, असल में जो उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको डीपली कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं। और असल में अगर शायद कुछ टाइम से ये भी देखा गया है कि वो इतना उनको जो लगातार कभी राजस्थान से, फिर जम्मू कश्मीर से, और फिर उनको चेंज करा गया। और अगर शायद किसान आंदोलन नहीं होता तो मुझे लगता है कि जाट नाराज़ ना हो जाएं, शायद उनको हटा भी दे दें। लेकिन उन्होंने जो बहुत बेबाकी सा बयान दिया, और अब अगर वाकई में उनका ये एक राज्यपाल हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके बयान को बड़ी गंभीरता से पार्टी को लेना चाहिए। बीजेपी को उनको इस पर कोई कार्रवाई ना करे, बल्कि उनके बयान को गंभीरता से ले कि आखिरकार एक राज्यपाल, जाट नेता, जाट समाज का बड़ा चेहरा, वो जो बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ज़मीनी हकीकत है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को उनके बयान को जो है संज्ञान लेना चाहिए और उस पर ज़मीनी तौर पर काम करना चाहिए। क्या ये संभावना या आशंका हम बस सोच सकते हैं कि अगर सतपाल मलिक जाट ना होते तो भाजपा अब तक कार्रवाई कर देती, और ये जाट समाज से है, किसान आंदोलन पूरी तरह जाट बिरादरी पर आधारित है, इसलिए मजबूरी है भाजपा की? हाँ, देखिए कहीं ना कहीं देखिए किसान आंदोलन चल रहा है और जाट समाज नाराज़ ना हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा बयान आने के बाद भी अभी तक शायद उनके खिलाफ यूँ कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि वो एक जाट समाज से हैं। देखिए वरुण गांधी जी ने बोला था तो उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। ये तो राज्यपाल हैं, संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन क्योंकि जाट समाज कहीं नाराज़ ना हो जाए, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद सतपाल जी के मलिक साहब की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक संवैधानिक पद पर वो हैं, ज़मीनी हकीकत का हो सकता है उनको एहसास हो, तो पार्टी को उनके बयान को गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। यदि ये बात सही है, वो कह रहे हैं दोबारा बीजेपी नहीं आएगी, तो बड़ा बयान है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ देश में होता है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नज़र रहती है, कश्मीर। पिछले दिनों कश्मीर को जैसी घटनाएं हुई हैं जो चिंताजनक है, गैर कश्मीरी की हत्या हो रही है, खासकर मजदूर वर्ग की हत्या हुई, ठेली वाला मार दिया, गोलगप्पे वाला मार दिया, बढ़ई मार दिया। अब वहाँ से पलायन की खबरें हैं। अगर वहाँ से मजदूर पलायन कर जाएगा तो आम कश्मीर के जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, स्वाभाविक है। देखिए ये जो जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, ये इसकी तो निंदा करना चाहिए। और देखिए ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला वो सगीर था जो वहाँ गया था काम करने, उसकी हत्या कर दी गई, गोलगप्पे वाले की हत्या कर दी गई। तो जाहिर है कि टारगेटेड जो है वहाँ पे बाकायदा एक क्राइम शुरू हो गया ये। और वहाँ के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा जी काफ़ी गंभीर हैं, उन्होंने इसकी हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी। गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी भी वहाँ गए थे अभी। तो ये अगर इस तरह की चीज़ें चलेंगी तो बहुत गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं आने वाले टाइम में। वहाँ के लोग क्या परेशान होंगे। असल में देखिए 370 के बाद ये एक मैसेज गया था कि यहाँ के लोग वहाँ जाके कारोबार कर सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं। तो जो ये लोग ये घटनाएं कर रहे हैं वो केवल एक माहौल ख़राब करने की, टेरर पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लगातार चलती हैं तो फिर ठीक नहीं होगा। इसलिए सरकार को इस मामले में बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। किसी एक मजदूर की हत्या नहीं है, बल्कि बड़े एक कारोबार पे निशाना हो रहा है, तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आज की इस चर्चा से दोस्तों दो चीज़ें निकल के आई। पहला, कश्मीर को लेकर सरकार को बहुत गंभीर कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरा, मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के बयान को हल्के में नहीं लिया जाता, उसको गंभीरता से उसको काम करना पड़ेगा। ऐसे ही मुद्दों पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। आपसे एक अपील है, युग करवट देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचाएं। सलाम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। लखीमपुर खीरी केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग पर किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया। कई किसान नेताओं को घर पर ही हिरासत में लिया गया।
लखीमपुर खीरी में किसानों को न्याय दिलाने की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको आंदोलन की घोषणा की थी। इसके तहत 18 अक्टूबर को देश भर में अनेक स्थानों पर आंदोलन किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोकने की योजना बनाई गई है। आज 10 बजे से ट्रेन रोकने का है, 10 से 4। ये सरकार हमारी बातचीत करे और बातचीत सुने। अजय टैनी की गिरफ्तारी हो, उसका इस्तीफा लिया जाए। क्या कहेंगे आम इस पर? जनता को तो 2 साल से परेशानी हो रही है। आम जनता की तो रोटी सरकार ने ले ली, ये आम जनता की तो लड़ाई है। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने सभी स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। किसानों ने गाजियाबाद में लोनी और मोदीनगर में ट्रेन रोकने की घोषणा की थी। मोदीनगर में एसडीएम आदित्य प्रजापति ने पूरी व्यवस्था संभाल रखी थी। हमने सुरक्षा व्यवस्था और आम जनमानस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। अतिरिक्त फोर्स के रूप में पीएससी को लगाया गया है और हमारा पूरा प्रयास है कि यहाँ पर किसी प्रकार से किसानों का कोई प्रतिरोध न होने पाए और जो रेलों का यातायात है सुचारू रूप से चलता है। अभी लगभग 10 बजे के लगभग 2 ट्रेनें निकली हैं यहाँ से, एक उत्कल और एक इंटरसिटी, और लगभग 8 से 10 ट्रेन हैं और जो गुजरेंगी यहाँ से 4 बजे तक। पुलिस ने कई किसान नेताओं को घर पर ही हिरासत में ले लिया था। भारतीय किसान यूनियन युवा के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा को भी उनके घर पर ही हिरासत में लिया गया। मोदीनगर में सांकेतिक रूप से ट्रेन रोकी गई, जबकि लोनी स्टेशन पर कोई नहीं पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पिछले 2 दिन से बारिश कहर मचा रही है। देश के कई हिस्सों में बारिश ने आफत मचा दी। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। 2 दिन से देश के कई शहरों में बारिश हो रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर है। पहाड़ी इलाकों में कई स्थानों पर दुर्घटनाएं हुई। कई जगह पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। दक्षिण के राज्य केरल में सबसे अधिक नुकसान हुआ। यहाँ सैकड़ों लोगों की जान चली गई। केंद्र और राज्य सरकार राहत व बचाव कार्य में लगी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लोगों को राहत पहुंचा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर पेड़ टूटकर गिर गए, इससे यातायात भी प्रभावित रहा। प्रशासन ने 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। राज्यपाल आनंदीबेन रविवार को गाजियाबाद रही। उन्होंने एक समारोह में आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए सामान वितरित किया। समारोह में कई समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन गाजियाबाद में थीं। यहाँ हुए कार्यक्रम में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सामान वितरित किया। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने पर काम कर रही है और पूरे भारत के ऐसी समाज सेवी और एनजीओ, विदेश में से कई लोग आए और एक पूरा एक मैनेजमेंट किया कि इधर स्कूल बनाना है, वहाँ बनाना है, वहाँ हॉस्पिटल बनाना है, वहाँ पीएससी सीएससी सेंटर बनाना है, वहाँ रिपेयरिंग काम करना है, वहाँ साधन लाना है। और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्कूल को प्रायोरिटी दी। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल, आंगनबाड़ी। तो एक और बढ़ाने का काम शुरू किया, टेंट लगाकर, और दूसरी ओर रिपेयरिंग करने शुरू किया और नई नई स्कूल बनाने का काम किया। और मात्र 1 साल में हमें सभी शैक्षणिक संस्थाएं हम लोगों ने खड़ा कर दिया। 1 साल। इस कार्यक्रम में ललित जायसवाल और अजय गुप्ता जैसे समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। सोमवार को राज्यपाल गौतम बुद्ध नगर पहुंची। वहां उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरित किए। और इसी वजह से जब मैं यूनिवर्सिटियों में दीक्षांत समारोह में जाती हूँ, तब वहां जितने स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठते हैं, जिसको गोल्ड मेडल मिलता है, किसी को सिल्वर मेडल मिलता है, किसी को सराहा जाता है, और इसमें देखिए कि 80% से ज्यादा बेटियां ये मेडल प्राप्त करती हैं। और उसके जीवन में जब वो आता है तब वो क्या फील करती होगी, क्या है गोल्ड मेडल की क्या जरूरत है। गोल्ड मेडल तो वो है जो ससुराल में जाकर उसको गोल्ड की तरह वो परिवार रखे, उसकी सेवा करे, और उसके पास जो क्वालिटी है, उसके पास जो क्षमता है, वो क्षमता का उपयोग करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने में सहाय करे, वो है हमारी। और
इसी वजह से जो गोल्ड मेडल लेने वाले जो बेटे होते हैं उनको मैं शपथ वो करवाती हूँ कि हाथ ऊंचा करो और बोलो कि मैं कभी भी विवाह में गोल्ड की मांग नहीं करूंगा। ये गोल्ड मिल गया है आपको, गोल्ड मेडल मिल गया, अब क्या जरूरत है आपको ये सब कुछ। तो ऐसे शपथ हम करवाते रहेंगे तो शायद 4-5 साल के बाद कोई अच्छा परिणाम हमारे सामने आएगा। राज्यपाल ने गौतम बुद्ध नगर में 2 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। स्थानीय सांसद महेश शर्मा और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। बारिश का असर टीकाकरण कार्यक्रम पर भी पड़ा। पानी भर जाने के कारण कई स्थानों पर वैक्सीन नहीं लग पाई, इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश का असर टीकाकरण अभियान पर भी पड़ा। कई केंद्रों पर पानी भर जाने के कारण लोगों को कोविड का टीका नहीं लग सका। आज कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप बिहारीपुरा शेल्टर होम सामुदायिक केंद्र में लगना था, लेकिन वर्षा एवं जल भराव के कारण ये आगामी सूचना तक स्थगित किया जा रहा है। कोविड के टीकाकरण के लिए 18 अक्टूबर को मेगा ड्राइव थी, मगर जल भराव की वजह से कई स्थानों पर टीका शिविर नहीं लग पाया, इससे लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक किसानों के मुद्दे पर सरकार से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यहां तक कह दिया कि यही हाल रहा तो दोबारा सरकार नहीं बन पाएगी। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को और गरीब लोगों को मार रहे हैं। इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, पर ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत तकलीफ देह बात है। इसमें किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। वो 10 महीने से पड़े हैं, उनके घर बार छोड़े हुए पड़े हैं, फसल बोने का टाइम है, अब भी यहाँ पड़े हैं दिल्ली में, तो उनकी सुनवाई करनी चाहिए सरकार को। जब जरूरत पड़ेगी वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। उनके लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे झगड़ा कर चुका हूँ, सबको कह चुका हूँ कि ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। को अपने विचार बताऊंगा जो हैं, चाहे वो कश्मीर पे हों या किसी भी चीज़ पे हों। देखो, सरकारें जो होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है। उन्हें ये दिखता नहीं है कि ये इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है फिर उनको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। यही सरकार का होना है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। मेरठ से हूँ, मेरे यहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर किसी गांव में नहीं घुस सकता है। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में घुस नहीं सकते हैं। वो नहीं समझते कभी भी जब तक पूरा सत्यानाश ना हो जाए। गिरद हैं वो लोग, उनको गलत सलाह दे रहे हैं। ये कहे तो कि तू मध्यस्थ है, मैं तो कर दूंगा मध्यस्थ, लेकिन एक पार्टी तो, किसानों ने तो कह दिया हम मानने को तैयार है। सरकार भी कहते, मैं बैठ के एक चीज है जिससे हल हो जाएगा। आप एमएसपी की गारंटी कर दो। तीनों कानून के मामले पे मैं किसानों को मना लूंगा कि ये तीनों कानून लंबित हैं, छोड़ दो इसको। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात वाहन चोर नईम के घर की कुर्की की गई। पुलिस का कहना है कि नईम ने अपराध करके यह संपत्ति बनाई थी। इस दौरान बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अपराधियों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई जारी रखे हुए है। अब मेरठ पुलिस ने कुख्यात वाहन चोर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। बताया गया है कि वाहन चोर नईम ने अपराध के माध्यम से कमाए गए धन से मेरठ में तकरीबन 4 करोड़ की संपत्ति बना ली थी। पुलिस ने संपत्ति जब्त करने की घोषणा की। कि पटेल नगर स्थित यह कोठी जिस पर हम आज खड़े हैं, हाजी नईम उर्फ गल्ला और इसके गिरोह ने अपराध करके अवैध रूप से इस संपत्ति को अर्जित किया था। जिलाधिकारी मेरठ महोदय के आदेश के क्रम में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इस संपत्ति को कुर्क किया जाता है। इस संपत्ति का क्रय एवं विक्रय नहीं हो सकता। यदि कोई इसमें लिप्त होता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस ने क्षेत्र में मुनादी भी कराई और लाउड स्पीकर पर घोषणा भी की। इस दौरान क्षेत्र के बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। तो
फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।